हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि 10 वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊँगी जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट लास्ट तक में मैं आप लोगों को वो बता दूंगी। तो वीडियो को अगर छोड़कर जाने की गलती कीजिएगा तो ये आपकी गलती होगी। मैं ज़्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करूंगी, इसीलिए पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करती हूँ। पहला नंबर प्रश्न ये हम आप सभी को दिए हैं कि बिस्नी कौन है, किसका वो प्रतीक्षा करी थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी आज ये 10 प्रश्न मैं आप सभी को दे रही हूँ, ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके एग्जामिनेशंस में ये रिपीट हो सकते हैं। ये 2 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये 2022 का पूछा हुआ ये सारा प्रश्न है 10। ठीक है, तो बिस्नी कौन है, ये किसकी प्रतीक्षा कर रही है, इसके बारे में हम जानते हैं। बिस्नी मोहन राकेश के एकांकी सिपाही की मान में आने वाला एक पात्र है। कौन है, किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है, इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। बिस्नी सिपाही मानक वर्मा की माँ है। मानक वर्मा टाइटल था। ठीक है, मानक वर्मा की माँ है, उसे अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा है। किसकी प्रतीक्षा है, तो मानक की प्रतीक्षा है। ठीक है, मतलब कि बिस्नी कौन है, तो बिस्नी जो है वो सिपाही की माँ एकांकी की एक पात्रा है। ठीक है, और ये किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, ये अपने बेटे पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है, मानक की। मानक बर्मा में हिंदुस्तानी फौजी की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा था। ठीक है, बिस्नी और मुन्नी मानक की चिट्ठी आने का उम्मीद में डाकिये की राह देखती थी। तो सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर यही है कि बिस्नी जो है वो एकांकी पाठ सिपाही की माँ की पात्रा है। ठीक है, और ये जो है वो अपने पुत्र बेटे, जो कि उनका बेटा मानक है, वो सिपाही में है, फौजी में है, तो उसकी प्रतीक्षा करती है, उसकी चिट्ठी की प्रतीक्षा करती है। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता मानव जाति ने कृषि का आविष्कार करने के बाद शुरू हुई थी। कृषि के आविष्कार के बाद महिलाएं घर में रहने लगी, पुरुष बाहर रहने लगे। देखिए, जब से नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, तो जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया। जब से कृषि का आविष्कार हुआ है, सीधे इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। उसके कारण क्या होने लगा कि पुरुष जो होते हैं वो खेतों में कुदाल चलाने लगे, और नारी जो है वो घरों में अचोरन पचोरन का काम करने लगी। आप देखिए, क्वेश्चंस का मेन वर्ड याद रखिए, उसका सॉल्यूशन, और बाकी उसमें एलोबरेट करना, यानी कि बढ़ाकर चढ़ाकर लिख देना, वो आपकी ओर से होना चाहिए। यानी कि पार्ट से रिलेटेड वर्ड्स को आप उसमें लिख दो पॉइंट वाइज बनाकर, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ पर कितना दिमाग लगाते हो कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। जितने भी मार्क्स के आपको ये क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर का है, तो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन तो लिखोगे ना, पेज भी तो बढ़ाना चाहिए ना, है ना। इसी तरीके से लिखना। अगला प्रश्न क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ना जाने ये कितनी बार पूछा गया है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था में लप्टन साहब की जेब से बेल के बराबर 3 गोले बरामद हुए थे। सही उत्तर क्या है, बेल के बराबर 3 गोले बरामद हुए थे। ठीक है, यानी कि 3 गोला उनके, यानी कि गोला तो जानते ही होंगे आप, बड़ा बारूद जिसको बोलते हैं, तो ये बरामद हुए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर ये है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप ये 1 लाइन में लिखकर या 2 लाइन में लिखकर छोड़ दोगे आंसर। नहीं, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पाठ से उचित जो जो लाइन सही लगता है, पाठ का जो जो थीम है, वो थोड़ा बहुत लिख दो। ठीक है, तो आपको और अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए हैं। इस पॉइंट्स इन सभी पॉइंट्स को आप सब देख लीजिएगा कि इस कहानी की मुख्य संवेदन, प्रेम और विश्वास है। यह कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। इनमें से लहना सिंह नाम का एक सिपाही है, जो बचपन में ही किसी से
प्यार करता था, वो अपने दिल दिए वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। तो अगर वो उतना लिख कर छोड़ देते हैं, तो आपको हो सकता है कि एक ही नंबर मिले, लेकिन सही तो आंसर है, लेकिन उसमें अगर और ही अटैच कर देंगे तो जो एग्ज़ामिनर होंगे वो पूरे के पूरे मार्क्स आपको देंगे, ठीक है? तो इसका ख़्याल रखिएगा आप सब। अगला प्रश्न क्या है? मालती के पति का परिचय देना है। मालती के पति का परिचय देना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अगेर जी की कहानी रोज में मालती के पति का नाम महेश्वर था। क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि महेश्वर नाम था। देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर देना शॉर्ट में भी, तो आपको बता देना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, इसी तरीके से लिखिएगा। जैसे कि आगे की कहानी रोज में मालती के पति का नाम महेश्वर है। महेश्वर एक क्या है? तो महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है, ठीक है? क्या चीज़ के है? डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ उनके बारे में बता दीजिएगा, जैसे कि क्या क्या बात है। जैसे महेश्वर कैसा इंसान है, तो महेश्वर के बारे में कुछ बातें यहाँ हम लिख दिए। महेश्वर की दिनचर्या एक तरह की ही होती है, मतलब कि अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, ऐसा। वो सुबह अस्पताल जाता है, वह मरीजों का देखभाल करता है, दवाई देता है और नुस्खे देता है और उपाय भी देता है। दोपहर में घर आकर खाना खाता है और थोड़ा आराम करता है, फिर वह डिस्पेंसरी जाता है और रात को खाना खाने के लिए आ जाता है। महेश्वर की छवि थके हारे उदास डॉक्टर की तरह बनती नजर आती है। महेश्वर के घरेलू जीवन में भी अकेलापन और उदासी है। तो महेश्वर के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हम लिख लिए। तो ये इस तरीके से आप अपने आप से भी जैसे कहानी अगर पढ़े हो तो आपको पता है ना कि उसमें क्या क्या बातें हैं, कौन किसका पात्र कैसा है, तो उसके बारे में आप अपने एग्जाम में लिख दो, ठीक है? अगला प्रश्न आप सभी का क्या है कि ओ सदानीरा नदी के लिए क्या कहा गया है? ओ सदा नदी एक सेकेंड। ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओ सदा नीरा निबंध नारायणी गंडक नदी एक सेकेंड, हाँ, नदी के लिए लिखा गया है। कौन सी नदी के लिए लिखा गया है? नारायणी गंडक नदी के लिए लिखा गया है। पहले इस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो इसका प्रश्न का उत्तर सीधा साधा है कि नारायणी गंडक नदी के लिए कहा गया और इसे पहले सदा नीरा जाना जाता था। समझ गए? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगर आपको गंडक नदी के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें पता है तो आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो अपने एग्जाम में, और नहीं तो आप ओ सदा नीरा के बारे में कुछ कुछ जो भी चैप्टर में पढ़े हो वो लिख देना, ठीक है? अगला प्रश्न है कि जायसी रचित पहले करवक में कलंक कंचन और कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है? मलिक मोहम्मद, महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी के पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य है कि बाहरी सौंदर्य का महत्व उतना नहीं है जितना आंतरिक सौंदर्य का है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट गहरी बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कलंक, कंचन और कांच, इसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है बाहरी सुंदरता के लिए है, लेकिन जितना आंतरिक सौंदर्य अच्छा होता है, बेहतर होता है, वो बाहरी सौंदर्य बेहतर नहीं होता। ये मानव की स्वभाव के बारे में, विचार के बारे में, ये इससे हमें यही समझाना चाहते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में बताइएगा आप। ये तो हुआ कि ये बताना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप एलोबरेट करके यहाँ पर लिख सकते हो कि इस इस पंक्ति से मलिक मोहम्मद जायसी से ही ये समझाना चाहते हैं कि हम इंसान जो हैं वो बाहरी सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन आंतरिक सौंदर्य को नहीं देखते हैं। अगर आंतरिक सौंदर्य को देखें तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम सौंदर्य होगा और अटल सौंदर्य होगा। ऐसे आप अपने ढंग से आंसर को बनाकर लिख लेना, ठीक है? अगला प्रश्न क्या हम देखिए, यहाँ पर हम कुछ मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में लिख दिए। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दे दी है कि जायसी के मुताबिक चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन वही संसार को प्रकाशित करता है। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि चंद्रमा में भी कलंक है, चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशित करते हैं पूरे संसार को। कांच कंचन की भेद भी सोने के सपने पर ही स्पष्ट होता है। जायसी की एक आंख थी, लेकिन वे उस कलंक की नहीं माने, मतलब कि उनके पास एक ही आंख है, वो एक आंख से अंधे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उस आंख को छुपाने के चलते वो ये सब ना करते ना, कभी नहीं बनते, लेकिन फिर भी वो अपने एक आंख को भी उजागर किए अपनी अंदर की सुंदरता से, बाहरी सुंदरता से नहीं। जैसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शौक प्रकट नहीं करते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिमा के बल पर
लोकहित की बातें करते हैं, मतलब कि सारे लोगों की बात करते हैं वो अपने कलंकित रूप को देखा कर। समझ गए? तो इस तरीके से आप आंसर लिखो, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीदास जो है वो सीधे राम से अपनी बातें ना कहकर सीता से कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी के धर्म पत्नी के जरिए उनके पति से काम करवाना आसान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी को लगता है ऐसा कि सीता माता उनकी बातों को भगवान के समान रख सकेंगी। समझ गए ना? इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। लास्ट में ये भी लिख देना है कि तुलसीदास जी ने सीता माता को माँ के रूप में पुकारा है, और माँ किसी को भी कष्ट में नहीं देखती है, माँ सबकी मदद करती है, तो माँ के रूप में वर्णित किया है। इस तरीके से आप लिख दोगे। इसीलिए तुलसीदास जो है वो सीधे राम जी से ना कहकर सीता माता से कहते हैं, क्योंकि सीता माता माँ के समान है और उनमें एक कोमलता है, और वो अच्छे तरीके से राम जी को समझा देंगी जब वो राम जी अच्छे मूड में होंगे। समझ गए? इस तरीके से आंसर लिखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? देखिए, कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की थी ताकि उनकी वीरता, शौर्य, बल और राज करने की क्षमता को दिखाया जा सके। भूषण मराठ राज शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। उन्होंने शिवाजी की वीरता और शौर्य का वर्णन करने के लिए अपनी कविताओं में कई उपमाओं और रूपकों का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं जिसके बारे में, भूषण के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि उनका जन्म कब हुआ है, उनका निधन कब हुआ है, छत्रसाल के दरबार में भी थे। उसके बाद फिर भूषण मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखा करते थे। अनुराग अलंकार के ये आदि थे। भूषण ने शिवाजी बानी भी लिखी है। तो इनके बारे में कुछ हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में अगला 9 नंबर प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में विशाल और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल कलह में विषाद व्यथा का उल्लेख इस वजह से है क्योंकि कवि को संसार की वर्तमान स्थिति पसंद नहीं है। कविता में कवि ने संसार की कोलाहलपूर्ण स्थिति को दिखाया है और बताया है कि इससे मनुष्य का मन दुखी हो जाता है। तो ये पूरा आपका आंसर यहाँ पर है, वो समझ लीजिए कि तुमुल कोलाहल कला में इन्होंने बताया है कि हमें इस संसार की जो भी रूपरेखाएं हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, वो हमें नहीं समझ आता, वो हमें पसंद नहीं है, वो हमेशा झगड़ालू है। अब जैसा आप देख सकते हो अपनी संसार, अपनी दृष्टि से कि हर जगह झगड़ा, ये कल्ला कलेश यही सब होते रहता है। तो वही ये कहते हैं कि हम इस मनुष्य से मन दुखी हो जाते हैं, इससे मनुष्य का मन दुखी हो जाता है कल्ला कलेश से। तो ये सब कुछ आप लोग लिख लीजिएगा और साथ ही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र के लिए मन यहाँ लिखा गया माँ होगा, ठीक है? पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर देना है आपको, ठीक है? पुत्र वियोग कविता के मुताबिक अपने बेटे की मौत के बाद माँ के मन में कई निराशजनक विचारे आते हैं और वह मानसिक रूप से अशांत हो रहती है। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक माँ के रूप की अश्लील मृत्यु के बाद उसकी स्थिति का चित्रण किया है। उसके बाद आपको बता देना है कि माँ जो होती है वो हर वक्त दुखी रहती है, इस संसार में वो अकेली लगती है, वो किसी से भी बोलती नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि सारा दुनिया खुशी मना रहा है मेरे बेटे के छिन जाने से, मेरे बच्चे के छिन जाने से। तो ये इस प्रकार आप आंसर लिख देना, ठीक है? देखो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स भी आपको लिख कर दिखा दिए हैं कि पुत्र वियोग, देखिए, पुत्र वियोग कविता में माँ के मन में उठने वाला कुछ ये विचार है। माँ अपने बेटे की मौत से मानसिक रूप से अशांत हो जाती है। माँ अपनी पुरानी यादों को याद करके उम्मीदें जगाती है, ठीक है? वो अपना समय व्यर्थ करती है, अपना मनोरंजन करती है। माँ को लगता है कि दुनिया हंस रही है, लेकिन वह सिर्फ दुखी है क्योंकि उसका खिलौना खो गया है। माँ अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देती है। माँ अपने बेटे के मुंह पर
मलिनता देखकर रात भर जागी रहती है। जब भी बुखार लग जाता है तो वो पूरे दिन रात उसकी परिश्रम करती रहती है, हमेशा उसे गोद में लिए हुए रहती है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है पॉइंट वाइज करके, ठीक है? आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने वाले हैं, जो कि इसी से आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप सब कहते थे ना कि ग्रामर ग्रामर, बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ग्रामर से ये सारे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो पहला क्या है कि जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, ठीक है? जो मधुर बोलता है उसको मधुर भाषी कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो देने योग्य होता है उसको देय कहते हैं। जो कम बोलने वाला होता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहते हैं। जो बहुत कठिनाइयों से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो जन्म मंधा कहते हैं, ठीक है? जो देखने में प्रिय लगता हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं। जो पढ़ के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं, जैसे बेटियां होती है, ठीक है? अगला क्या है कि जो इस लोक का हो उसे लौकिक कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक कहते हैं। जो यश वाला व्यक्ति हो यशस्वी कहते हैं। देखिए, इसी से आप सभी के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव्स में प्रश्न रहेगा, ठीक है? इसी से जितना अभी मैं करवा रही हूँ लगभग 50 होगा। तो ये सारा अगर करके जाते हो अपनी परीक्षा में तो आपको यकीन मानो कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो देखिए, आगे क्या है, जो नया आया हुआ हो उसे क्या कहते हैं, नवयुगक युगक, ठीक है? जो समय बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जो नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। जो विष्णु का उपासक हो वैष्णव कहते हैं। जो शिव का उपासक हो शैव कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी कहते हैं। जो आंखों से परे है परोक्ष कहते हैं। जो स्त्री कवित्री कविता रचती हो कवित्री कहते हैं। जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहते हैं। जो मांस आहार करता हो मांसाहारी कहते हैं। जो रात्रि में विचरण करता हो उसे निशाचर कहते हैं। जो बिना वेतन का है उसे अवैतनिक कहते हैं, ठीक है? जिस पर कोई अंकुश ना हो निरंकुश कहते हैं, ठीक है? जो पूजने योग्य हो पूज्य कहते हैं। जो नगर का है नागरिक कहेंगे। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो क्षण भंगुर कहते हैं, ठीक है? जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है? जिसे जीता नहीं जा सकता अगेय कहते हैं। उसके बाद है जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे बांझ या फिर बंध्या कहते हैं, ठीक है? जिसकी उम्र कम हो उसे अल्पायु कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विजु कहलाता है द्विज कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। आकाश या गगन चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जहाँ वृष्टि का अभाव हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। जो स्मरण रखने वाला हो उसे स्मरणीय कहते हैं। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी कहलाता है। तो कैसा लगा आप सभी को, मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रामर का अगर इस तरीके का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा तो इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। इसीलिए इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास ताकि आपको काम आए, ठीक है? अब आगे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्योंकि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है, समझे तो स्टार्ट ही हो गया है, इसीलिए आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ दे देती हूँ इकट्ठा में ताकि आप लोग डेली रिवाइज करो। मैं ये चीज़ डेली आप सभी को दूंगी, ठीक है? आप लोग डेली रिवाइज करना। बातचीत शीर्षक के कौन है? बातचीत सबसे पहले निबंध है, ठीक है? उसके बालकृष्ण भट्ट है। उसने कहा था कहानी है जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। संपूर्ण क्रांति भाषण है जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अर्धनारीश्वर निबंध है जिसके राइटर रामाधारी सी दिनकर है। रोज जो है वो कहानी है, उसके राइटर क्या है सचिदानंद हीरानंद बादशान अगे। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है और ये समझ लीजिए तो भाषण है, ठीक है? भाषण। अब देखिए, ओ सदा नीरा यात्रा वृत्तांत है, ठीक है? और इसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी है और इसके राइटर मोहन राकेश है।
प्रगीत और समाज निबंध है और इसके राइटर नामवर सिंह है। जूठन एक आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऊपर बीती हुई अपनी एक कहानी है, आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, मल्य जी के द्वारा लिखा गया है। तिरिच कहानी है, उदय प्रकाश का है। शिक्षा जो है वो शिक्षा शास्त्र है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। इनका पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, अगला क्या है आप सभी को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। हाँ, देख लीजिए, ये है आपने आपका पोएम, यानी कि कहानी, कविता, कविता, हाँ, गद्यखंड है ये। और इसके रचनाकार देखिए, बातचीत नहीं, रिपीट हो गया है। अच्छा सुनिए, आप लोग, रिपीट हो गया है यहाँ पर, मैं उसका स्क्रीनशॉट आप सभी को यहाँ पर दे दूंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आप सभी को मैं यहाँ बता देती हूँ कि प्रतिपूर्ति का ये सवाल 3 याद रखिएगा। राइटर का नाम रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा लिखे हैं, ठीक है। क्लर्क की मौत जो है वो अंतोन एंटोन चेकोव चेकोव ने लिखा है। पेशगी जो है वो हेनरी लोपेज ने लिखा है। तो आप लोग ये इतना याद रखिएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं वो अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।